बहू को नहीं आता खाना बनाना। राहुल अपनी माँ सविता के साथ रहा करता था। राहुल की उम्र शादी लायक हो रखी थी और बस इसीलिए सविता हर जगह अपने बेटे के रिश्ते की बात फैला देती है। लेकिन बेचारा राहुल अपनी माँ की पसंद से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में तो कोई और ही थी। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के पास आता है और उनसे बात करता है। माँ, मैं क्या कह रहा था कि अभी आप रिश्ते वगैरह क्यों देख रही हैं? कर लेंगे कुछ सालों में शादी। शादी तो है, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। राहुल तो भागा नहीं जा रहा, लेकिन तेरी उम्र तो भाग रही है ना। देख बेटा, शादी ब्याह समय से हो जाए तो ही अच्छा होता है, नहीं तो एक बार उम्र निकल गई ना तो शादी होना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। हाँ बता, क्या हुआ? वो माँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो? क्या? लव मैरिज? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू नहीं जानता लव मैरिज कितनी खराब होती है? लव मैरिज में अक्सर उनकी शादी टूट ही जाती है। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रिश्ता तो दो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शादी चलनी होगी तो लव मैरिज वाली भी चल जाएगी, और अगर शादी टूटनी होगी तो अरेंज मैरिज वाली भी टूट जाएगी। एक बार आप स्नेहा को देख तो लीजिए। राहुल की बात सुनकर सविता कुछ नहीं बोल पाती। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सविता राहुल से धीरे धीरे बातचीत बंद कर देती है। ये देखकर राहुल उदास हो जाता है और एक दिन वो स्नेहा से कॉल पर बात करता है। स्नेहा, हमें अपना रिश्ता यहीं ख़त्म करना होगा। राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमारा रिश्ता कोई गुड्डे गुड्डिया का खेल नहीं है जो तुम हमारे रिश्ते को खत्म करने की बात कर रहे हो। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी माँ की नाराज़गी नहीं देख सकता। जिन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैं उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकता। माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है। राहुल, प्लीज एक बार माँ से बात करके तो देखो। हमारे इतने समय का रिलेशन तुम यूं इस तरह तोड़ दोगे? आई एम सॉरी स्नेहा, बाय। इतना बोलकर राहुल फोन काट कर देता है और अपने ही कमरे में रोने लगता है। लेकिन दूर खड़ी सविता ये सब देख रही थी। अपने बेटे को एक लड़की के लिए ऐसे रोता देख सविता का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे के पास आती है। राहुल, तू रो रहा है? नहीं तो किसने बोला? मैं नहीं रो रहा माँ। माँ हूँ तेरी, और कोई भी बच्चा अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। और ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तेरी सारी बात सुन चुकी हूँ। कल स्नेहा को घर ले आना। यही नाम है ना उसका? इंतज़ार करूँगी उसका। अपनी माँ के मुंह से स्नेहा की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान देख उसकी माँ उसके गालों पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जब मेरा बेटा मेरे लिए अपने प्यार को छोड़ सकता है, अपनी खुशी छोड़ सकता है, तो मैं अपने बेटे के लिए अपनी ज़िद क्यों नहीं छोड़ सकती? थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब राहुल बिना कोई देरी किए अगले ही दिन स्नेहा को अपने घर ले आता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। स्नेहा का नेचर और उसका प्यार भरा स्नेह देखकर सविता को स्नेहा बहुत अच्छी लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। देखते ही देखते बहुत जल्द स्नेहा और राहुल की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा अपने घर की जिम्मेदारी तो संभाल लेती है, लेकिन अगर वो किसी चीज़ में रह जाती है तो वो था खाना बनाना। जी हाँ, स्नेहा को खाना बनाना नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन सविता स्नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, स्नेहा, बहुत समय हो गया, घर में कुछ अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम घर में कुछ बढ़िया सा बना लें। हे भगवान, मैं तो दाल चावल बना लूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो कुछ आता ही नहीं बनाना, और माँ जी है कि मुझे कुछ अच्छा बनाने को कह रही हैं। अरे बहू, क्या सोचने लग गई तू? नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बताइए ना क्या बनाना है। एक काम कर, आज ना पनीर पुलाव और मीठे में खीर बना ले। हे भगवान, इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी? क्या बहू, कुछ कहा क्या तूने? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ये बोल रही थी कि हाँ हाँ ठीक है, आज यही बना लेते हैं, आइडिया बुरा नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं ऐसा खाना खाए हुए। इतना बोलकर स्नेहा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब राहुल अपनी बीवी स्नेहा के पास आता है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ स्नेहा, आज इतनी उदास क्यों? उदास होने का रीज़न ही ऐसा है, अब उदास ना हो तो और क्या करूं? अरे लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ।
आज माँ जी ने मुझे पुलाव पनीर और मीठे में खीर बनाने को कहा है, पर तुम जानते हो ना मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर माँ जी को ये पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो वो मुझे अपनी बहू नहीं मानेंगी। इतनी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे अपनाया है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज़ हो। स्नेहा की परेशानी देख राहुल भी अब परेशान हो जाता है। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी वो स्नेहा के गालों पर हाथ रखकर कहता है, स्नेहा तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। राहुल की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और इस तरह वो दोनों चले जाते हैं किचन में। किचन में जाने के बाद राहुल और स्नेहा मिलकर खाना बना रहे थे, लेकिन स्नेहा बार बार कोई ना कोई गलती करती थी। ये देखकर राहुल उसे दूर रहने के लिए कहता है और वो अकेले ही खाना बना लेता है। कुछ देर बाद जब सभी खाना खाते हैं तो सविता अपने बहू के खाने की तारीफ करती है। वाह बहू, सच में तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। मन कर रहा है कि सारा खाना अकेले ही खा जाऊं, लेकिन इतना बड़ा पेट नहीं है ना मेरा। अपनी सास की तारीफ सुनकर स्नेहा खुश तो हो जाती है, लेकिन सिर्फ अपनी सास को दिखाने के लिए। खाना खाने के बाद जब स्नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है तो वो उदासी भरे स्वर से कहती है, राहुल थैंक यू, आज तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन कब तक? आखिर कब तक तुम मुझे यूं बचाते रहोगे? एक ना एक दिन तो माँ जी को सब पता चल ही जाएगा। नहीं स्नेहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं माँ को कभी पता चलने ही नहीं दूंगा कि घर में खाना तुम नहीं बल्कि मैं बनाता हूँ। राहुल की बात सुनकर स्नेहा उसके गले लग जाती है। अब इसी तरह समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राहुल अब अपने ऑफिस का भी काम करता और घर का खाना भी बनाता। लेकिन राहुल बहुत ज़्यादा थक जाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो अपनी माँ से कुछ पल बैठकर बात कर सके। लेकिन वो इतना बिजी कहाँ रह रहा था, बस यही जानने के लिए सविता अपने बेटे के कमरे में आती है, जहाँ वो अपने बेटे और बहू को बात करते हुए सुनती है। राहुल, इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगे। एक काम करो ना, तुम मुझे खाना बनाना सिखा दो, क्योंकि तुम पहले खाना बनाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, वापस आकर खाना बनाते हो, और माँ के उठने से पहले खाना बना कर रख देते हो ताकि पता ना चले कि मैं नहीं बनाती। पर इन सब में कितना थक जाते हो। स्नेहा, मैं मानता हूँ कि मैं थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हें खाना बनाना सिखाने के लिए टाइम की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। जितनी देर में मैं तुम्हें सिखाऊंगा उतनी देर में मैं खुद बनाकर ऑफिस चला जाऊंगा। देखो, जिस दिन मेरी छुट्टी रहेगी और माँ घर में नहीं रहेगी ना, उस दिन मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर माँ को ये बात पता चल गई कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। राहुल की ऐसी बात सुनकर सविता को बहुत दुख होता है और दुखी होकर राहुल की बात काटते हुए कहती है, राहुल, तुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सच पता चला तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दूंगी, मैं बहू को इस घर से निकाल दूंगी? अरे बेवकूफ़, अगर मैं ऐसी ही होती तो मैं कभी तेरी शादी इससे करवाती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल और स्नेहा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ कब आई? आपने हमारी बात सुन ली? हाँ, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। शायद मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। मैंने खुद को इतना स्ट्रिक्ट दिखाया कि तुम लोग मुझे अपनी माँ के अलावा अपना दोस्त समझ ही नहीं पाए। अरे क्या हुआ अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो मुझे एक बार बोल कर तो देखते, मैं बहू को खाना बनाना सिखा देती। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी कोई परेशानी शेयर ही नहीं की। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, हमें लगा कि आप। कोई बात नहीं, आज जिस जगह तू है ना, उस जगह मैं भी पिछले 25 साल पहले थी। मतलब? मतलब ये कि जैसे तुझे खाना बनाना नहीं आता और तू राहुल से बनवाती है, ठीक मैं भी तेरे स्वर्गवासी ससुर से खाना बनवाती थी, क्योंकि मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने मुझे सिखा दिया। सविता की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। ये तो पता चल गया था कि सविता भले ही दिखने में खड़ूस थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी और इस तरह अब सविता अपनी बहू को खाना बनाना सिखा देती है। गौरी और राघव दोनों भी पति पत्नी होते हैं और उन्हें एक बेटा और एक बेटी होते हैं। बेटे का नाम तोशु, बेटी का नाम प्राची। एक दिन राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है, इसलिए गौरी खुद तपती धूप में चल चल कर ऑफिस जाती है। लो कर लो बात, आज राघव की फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है खाने में और राघव अपना टिफिन घर पर ही भूल गया। अभी पनीर सुनकर एकदम खुश हो जाएगा और मुझे देखकर भी। खुशी से शर्माती हुई गौरी राघव के कैबिन के बाहर तक पहुंचती है और तभी वो कैबिन के बाहर से कुछ ऐसा देखती है जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाती है।
राघव और उसकी ऑफिस फ्रेंड नैरा दोनों भी एक दूसरे के गले लगकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। चुप बैठो तुम, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारी बीवी है, बेटा बेटी है, फैमिली है। मैं तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में एकदम आखिर में हूँ। आखिरकार एक बार वाली जो ठहरी। अरे नहीं नायरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो मैं गौरी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मेरे लिए एक तरह से बोझ बन चुकी है। बस झेल रहा हूँ उसे, जस्ट बिकॉज वो मेरे बच्चों की माँ है। आई लव यू नायरा, तुम हो तो जिंदगी है। बेबी, लव यू टू। गौरी अपने मुंह पर पल्लू रख कर फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी आवाज़ सुनकर नायरा और राघव उसे देखते हैं और वो दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं, मानो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। गौरी, ओह गॉड, ये यहाँ कैसे? इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, और मैं पागलों की तरह जोगन बनकर तुमसे प्यार करती रही, और पीठ पीछे तुम ये नहीं, तुमने ये अच्छा नहीं किया राघव। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। लेकिन गौरी, गौरी रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है और क्या झूठ है? सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है और कानों से सुन भी लिया है। अब बस तुम्हारा और मेरा रिश्ता यही तक था। गौरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और अब वो दोनों में लड़ाई होकर दोनों अलग अलग होने का फैसला लेते हैं। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है राघव। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके लिए मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ मैं। चलो तोशु बेटा, चलो प्राची बेटा। गौरी अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रही होती है, तभी राघव मन में सोचता है, बेटी दे दे कर भी क्या देगी, मुझे अपने बेटे को रोकना ही होगा। राघव तोशु का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और गुस्से से कहता है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तोशु मेरे साथ ही रहेगा। प्राची को ले जाना है ना, ले जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। तोशु मेरे साथ ही जाएगा। इसे अपने साथ रखकर इसे भी अपनी तरह बनाने का इरादा है क्या? गौरी, मैं कुछ नहीं बोल रहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम बोलती जाओ। मैं तोशु को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। दैट्स फाइनल। निकल जाओ आप। राघव तोशु को अपने साथ ही रख लेता है और गौरी अपनी बेटी प्राची के साथ चली जाती है। पीछे से राघव जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ज्यादा दिन नहीं जी पाओगी अकेली। इतना आसान नहीं होता एक बेटी को पालना। लौट कर तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। लौटूंगी, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, अपने बेटे को लेने के लिए। अब तुम सीधा मुझे कोर्ट में मिलना। अरे पहले जाकर पैसे कमाओ, फिर केस लड़ो। बच्चे तो नादान थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। गौरी अब अपनी बेटी के साथ एक अलग घर में रहने लगती है और वो एक कंपनी में जॉब करके कड़ी मेहनत से प्राची को स्कूल में पढ़ाती है और अपने बेटे की कस्टडी पाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रही होती है। एक दिन गौरी और प्राची दोनों भी प्राची के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक हाउस मॉडल बनाते हैं और उसे रास्ते में ले जाते वक्त वो नायरा से टकराते हैं और गौरी के हाथ का हाउस मॉडल गिरकर टूट जाता है। Oh God, I'm really sorry, really sorry. प्राची, dear, I'm sorry बच्चा, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा ये घर। और कितनी बार मेरा घर तोड़ोगी तुम नायरा? कहीं इस सब में आखिर में तुम ही ना टूट कर बिखर जाओ। गौरी इतना कहकर आगे निकल जाती है। गौरी प्राची की देख रेख और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती। वहीं राघव अपनी ही दुनिया में मज़े करता है और तोशु पर इतना ध्यान नहीं देता और उसे ठीक से रखता भी नहीं, जिसके कारण तोशु राघव से बदतमीजी से पेश आने लगता है। तोशु, मैं बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। घनश्याम चाचा और नीना चाची आएंगे, अपना ध्यान रखना, ओके? बिजनेस मीटिंग है ना बेटा, इसलिए जाना पड़ेगा। ये लो, तब तक तुम इस नए वीडियो गेम के साथ खेलो, ओके? गुस्से में आकर तोशु उस वीडियो गेम के बॉक्स को राघव के मुंह पर फेंक कर मारता है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप दिन भर बाहर रहते हो और मैं जानता हूँ
आप झूठ बोलकर उस नायरा के साथ घूमने जाते हो ना? आप बहुत बुरे हो पापा। मैं मम्मा और प्राची को बहुत मिस करता हूँ। आप पापा नहीं, हैवान हो, हैवान। चुप, एकदम चुप। ज्यादा जुबान लड़ाई ना कैची की तरह, तो ऐसी सजा दूंगा कि कभी बोल ही नहीं पाएगा। मम्मा की याद आ रही है। खबरदार जो उन दोनों का नाम लिया तो। मैं तेरे लिए इतना सब लाता हूँ, फिर भी तू मुझ पर ही चिल्लाता है। बेशर्म कहीं का। जा जाकर पढ़ाई कर। अब तोशु की कस्टडी केस शुरू हो जाती है। गौरी और राघव दोनों भी फैमिली कोर्ट में केस लड़ते हैं, लेकिन केस काफ़ी डिले होती रहती है कोर्ट के बाहर। तुम चाहे जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन मैं तो तुम्हें तोशु की कस्टडी जीतने ही नहीं दूंगा। तुम्हें चाहे जो करना है कर लो, लेकिन तुम जो सपने देख रहे हो ना, उन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये माँ अपने बेटे को अपने पास वापस ला कर ही रहेगी। दिन गुजरते जाते हैं और केस चलती रहती है। राघव अब दिन ब दिन केस की वजह से बहुत टेंशन में रहने लगता है और वो नायरा को भी समय नहीं देता, जिसके कारण नायरा भी दुखी रहने लगती है। राघव और नायरा में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। राघव, राघव प्लीज़ मुझसे बात करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नीड यू बेबी। नायरा, मेरे पास पहले ही कम टेंशन नहीं है जो तुम और दे रही हो। मैं तुमसे नहीं मिल सकता। फ़ोन रखो यार, बाय। नायरा रोती रहती है और उसे गौरी की बात याद आती है। गौरी ने सही कहा था कि मैं भी आखिर में टूट ही जाऊंगी। जो आदमी अपनी बीवी और बच्चों का नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा, वो मेरे लिए क्या करेगा? वो मेरा क्या होगा? वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। मैंने गलती कर दी इस आदमी से प्यार करके। वहीं गौरी अपने बेटे तोशु को याद करती है और उसकी तस्वीर देख देख कर उसे रोना आता है। तोशु बेटा, मम्मा आपको बहुत मिस करती है। काश आप मेरे पास होते। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ बेटा, मैं आपको उस पिंजरे से आज़ाद करके ही रहूँगी। केस के फैसले का दिन आ जाता है। गौरी और राघव दोनों भी कोर्ट रूम में आते हैं। राघव ने तोशु को चेतावनी दी होती है कि वो उसका ही नाम ले। जज कहते हैं, तोशु कस्टडी केस का फैसला अब पूरी तरह बच्चे पर ही निर्भर करता है और बच्चे के फैसले के बाद ये कस्टडी केस खत्म हो जाएगी। तोशु को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। तोशु कटघरे में आता है और तभी जज उससे पूछते हैं, तोशु बेटा, बिना डरे आप अपना फैसला बताओ। आप पापा के साथ रहना चाहते हो या मम्मा के साथ? तोशु राघव और गौरी की शक्ल देखता है और कहता है, मैं अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। तोशु मेरा बच्चा। गौरी भावुक हो जाती है और भागकर तोशु को अपने सीने से लगाती है और इसी के साथ गौरी ये कस्टडी केस जीत जाती है। अब वो अपने बेटा बेटी के साथ रहने लगती है। वहीं राघव पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और नायरा भी उसे छोड़कर विदेश में नौकरी के लिए चली जाती है। कुछ दिनों बाद राघव और गौरी डिवोर्स ले लेते हैं और राघव के पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता।